नमस्कार मित्रों, ऑप्शन ई क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं जिसमें हम आपको PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले मैं आपको दिखा देता हूं इससे बेस्ट कौन कौन से क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखे गए हैं जो हम देखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हम पहले देख लेते हैं, उसी के आधार पर इसकी हम स्टडी करेंगे। तो अपने टॉपिक का नाम है वो है ज्वार भाटा। तो इससे संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय आसपास होने वाले उच्च एवं निम्न ज्वर क्या कहलाते हैं, एक क्वेश्चन ये है। आगे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2013 UGC नेट। यदि एक स्थान पर शायद हैब्जे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा, इसके ऑप्शन यहाँ पे लिख रखे हैं। आगे क्वेश्चन है, उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है, ये UGC नेट 2012 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था, एक ये क्वेश्चन है UGC नेट जून 2015 में पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, एक क्वेश्चन ये है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी हमने इसमें लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी थ्योरी और थ्योरी के बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन। तो चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो ज्वार भाटा आप सभी ने पढ़ रखा होगा वैसे तो, लेकिन बहुत सारे बच्चों के समझ में आता नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो इसके लिए हमने इसमें चित्र वगैरह प्रॉपर लगाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ज्वार भाटा है वो क्या होता है और ज्वार भाटे का कारण क्या है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र के अंदर जो समुद्र का जल स्तर है वो कभी ऊपर उठता है और कभी नीचे गिरता है। जैसे ही इस स्लाइड में आपने देख रखा होगा कि समुद्र का जल स्तर जब ऊपर उठता है तो ये पानी आगे की ओर आता है, और जब समुद्र का जल स्तर नीचे की ओर गिरता है तो ये पीछे की ओर जाता है। तो समुद्र के जल स्तर का ऊपर की ओर ऊपर उठकर आगे की ओर आना कहलाता है ज्वार, जबकि जब नीचे जाएगा जल स्तर तो वो पीछे की ओर अपने आप जाएगा, तो इसे कहते हैं भाटा। तो समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठकर आगे की ओर आना ज्वार, तथा समुद्र जल स्तर का नीचे की ओर गिरकर पीछे की ओर जाना, ये कहलाता है भाटा। अब इसके कारण क्या होंगे, तो ज्वार भाटा का सबसे बड़ा प्रमुख कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्वार भाटा क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो जैसे अभी हमने देखा कि समुद्र के जल का ऊपर की ओर उठकर आगे की ओर आना, ये कहलाता है ज्वार। यहाँ पे लिखा है सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे की ओर यानी तट की ओर बढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार, और ज्वार को बोलते हैं टाइड। उस समय निर्मित उच्च जल स्तर को कहते हैं उच्च ज्वार यानी हाई टाइड। जैसे समुद्र है तो समुद्र का जल जैसे ही ऊपर उठेगा तो ये आगे की ओर जाएगा, इसे कहते हैं ज्वार। तथा इस समय निर्मित जो जल स्तर है उसे कहते हैं उच्च ज्वार हाई टाइड। उसके बाद जैसे ही समुद्र का जल स्तर नीचे आएगा तो ये अपने आप पीछे की ओर जाएगा, तो इसे कहते हैं भाटा। आगे लिखा है सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा या एब, तथा उससे निर्मित निम्न जल स्तर को लो टाइड कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इस चित्र में हम देख लेते हैं, जैसे यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सागरीय जल का ऊपर उठकर आगे की ओर आना, जब ये जल स्तर ऊपर उठेगा तो ये अपने आप आगे की ओर आएगा, तो इसे कहेंगे ज्वार। इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइड। और इससे निर्मित जो जल स्तर है उसे बोलते हैं उच्च ज्वार। इसी तरह जब सागर का जल है वो नीचे आएगा तो ये अपने आप पीछे की ओर जाएगा, तो इसे कहते हैं भाटा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं एब, E-double-B। तो ज्वार और भाटा आपको समझ में आ गया होगा। जल का ऊपर उठना और जल का नीचे गिरना ये कहलाता है ज्वार तथा भाटा। जल का ऊपर उठना ज्वार और जल का नीचे गिरना भाटा कहलाता है। अब इसका कारण क्या है वो हम देखेंगे। ज्वार भाटा सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, औसत सागर तल इन दो तत्वों के बीच रहता है। कौन से
दो तत्वों के बीच रहता है। जैसे ये औसत जल स्तर है, हो सकता है यहाँ से जल ऊपर उठा हो और हो सकता है जल यहाँ से नीचे गिरा हो। तो ये जो तत्व हैं इनके बीच में ये जल स्तर ऊपर नीचे होता रहता है। अब हम देखते हैं ज्वार भाटा की उत्पत्ति। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो अभी हमने बताया कि जो समुद्र का जल स्तर ऊपर क्यों उठता है और नीचे क्यों गिरता है, उसका सबसे बड़ा कारण है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और एक अन्य कारक भी काम करता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल। अब ये एक दूसरे को किस तरह से बैलेंस करते हैं वो हम देखते हैं। और ये एक ज्वार भाटा के सबसे बड़े प्रमुख कारण हैं गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। तो इधर देखें, पहला ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण हम देख रहे हैं। और ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए दो कारक हैं वो उत्तरदायी हैं। पहला जो कारक है वो क्या है? सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। तो कोई भी आपसे पूछेगा कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो है सूर्य और पृथ्वी का चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा जो कारण है वो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके विपरीत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आगे हम देखते हैं कैसे ये काम करता है। तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? चंद्रमा तथा सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और उनको संतुलित करने के लिए अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। तो ये जो दो बल हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आगे देखें, अब ये एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, वो हम देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर ज्वार भाटों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं, ये हमने समझ लिया है। अब ये काम कैसे करते हैं? चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक तरफ ज्वार भाटा उत्पन्न होता है जब विपरीत तरफ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल उसकी दूरी के कारण कम होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ये आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, लेकिन आगे हम देखते हैं अगले वाले डायग्राम के अंदर तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है और इसमें सबसे पहले ये अपनी अर्थ है और अर्थ के एक तरफ क्या है? मून यानी चंद्रमा इधर बना हुआ है। अब होगा क्या कि चंद्रमा का क्या लगेगा? पृथ्वी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। किस पर कार्य करेगा? पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है या पृथ्वी के ऊपर कार्य करेगा, जिससे पृथ्वी के ऊपर जो भी जल है उसका एक उभार बनेगा। उभार किस तरफ बनेगा? जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तो मून इधर है तो गुरुत्वाकर्षण बल इधर कार्य करेगा, इसलिए इस पर क्या बन रहा है? इधर बल्ज या उभार बनेगा। इधर पानी का उभार बन रहा है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में बल्ज, BULGE, बल्ज ऑफ वाटर। तो इधर बल्ज ऑफ वाटर बन गया इसी तरफ। तो ये बल्ज ऑफ वाटर कैसे बना है? ये बना है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। अब इस पर इधर बल्ज बना है तो अब इसके विपरीत साइड लगेगा सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल विपरीत साइड लगता है। अब इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा तो इसके विपरीत साइड इसको बैलेंस करने के लिए लगेगा सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्रीय बल, जिसके कारण इसके दूसरी तरफ भी एक बल्ज का निर्माण होगा। तो ये जो बल्ज बना है वो किस कारण बना है? तो ये बल्ज बना है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। तो बताओ, इस पृथ्वी पे जिस तरफ मून होता है उधर कार्य करता है ग्रेविटेशन फोर्स और उसके कारण इस तरफ बनता है बल्ज ऑफ वाटर, और इसके विपरीत तरफ इसको बैलेंस करने के लिए लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में, जिसके कारण इससे भी एक बल्ज या उभार का निर्माण होता है। अब इन दोनों का जो बैलेंस होगा वो कैसा होगा? इधर भी बल्ज है और इधर भी बल्ज है, तो पृथ्वी पर दोनों तरफ उभार बन गए, इधर भी उभार बन गया और इधर भी उभार बन गया। अब मून इधर है तो मून की तरफ जो उभार बना है उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल, और मून के विपरीत तरफ जो उभार बना है उसका कारण है सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय बल। यहाँ पे लिखा है ग्रेविटेशनल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यह आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल किस प्रकार से ज्वार भाटा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब इधर पानी का बल्ज बनेगा तो जल स्तर ऊपर उठेगा, और इधर पानी का बल्ज बनेगा तो इधर भी जल स्तर ऊपर उठेगा। तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया होगा ज्वार भाटा की उत्पत्ति में गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल का किस प्रकार से योगदान होता है, वो हमने समझा। आगे हम देखते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखे हैं वो हम देख लेते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण गुरुत्वाकर्षण बल है, जबकि पृथ्वी के दूसरी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। इसका कहने का मतलब ये है जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, और अर्थ के इस तरफ है मून। तो जब इस यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या बनेगा, बल्ज बनेगा। तो मून के कारण इस पर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल पूरी पृथ्वी पर कार्य करेगा, इधर भी कार्य करेगा और इधर भी कार्य करेगा। लेकिन चंद्रमा है, उसके सर्वाधिक निकट भाग पृथ्वी का ये वाला है, तो इस तरफ जो उभार बनेगा उसका कारण होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि इसके विपरीत तरफ जो भी उभार बनता है उसका कारण होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है क्या इस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता क्या? तो गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ बिल्कुल कार्य करता है, लेकिन दूरी अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो कम लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। इसलिए जिस तरफ पृथ्वी के जिस तरफ मून होता है उस तरफ बल्ज का कारण गुरुत्वाकर्षण बल, जबकि उसके विपरीत तरफ बल्ज का कारण होता है अपकेंद्रीय बल। ये वाली लाइन यही कर रही है और ये हमने समझ लिया है। आगे हम देखते हैं। हाँ, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर होता है, तो पृथ्वी के विपरीत तरफ जो बल्ज होता है वो इधर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं बना है। उसका कारण यह है कि अधिकतम दूरी हो गई, इधर से इधर दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ने के साथ गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी परास है वो कम हो जाती है। अतः अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होता है, इसलिए चंद्रमा से दूर उभार का कारण अपकेंद्रीय बल है। चंद्रमा से दूर उभार का जो कारण है वो है अपकेंद्रीय बल। ये हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि सूर्य और चंद्रमा इन दोनों में से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल किसका होता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो सूर्य और चंद्रमा में से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है सूर्य का, लेकिन सूर्य पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर होने के कारण उसका ज्वार उत्पादक बल चंद्रमा की तुलना में कम होता है। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई नहीं होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूं। तो आप इधर देखें। तो जैसे ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है मून, और मान लो कि इधर स्थित है सूर्य, तो चंद्रमा है। अब पहला क्वेश्चन ये बनता है कि गुरुत्वाकर्षण बल है वो सूर्य और चंद्रमा में से किसका ज्यादा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन का ज्यादा है, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ज्यादा है मून की बजाय। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, पहला ये कथन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाए कथन और कारण में कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। अगला जो कथन बनेगा वो ये है कि सूर्य का ज्वार उत्पादक बल चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल से अधिक होता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने अभी देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी परास दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और पृथ्वी के निकट स्थित है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कम है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक है।
लेकिन दूरी कम होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल का मान अधिक हो जाता है। इसलिए सूर्य का ज्वार उत्पादक मून का ज्वार उत्पादक बल सन के ज्वार उत्पादक बल की तुलना में अधिक होता है। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल तो सन का ही ज्यादा होता है, लेकिन सन है वो पृथ्वी से अधिक दूरी पर है, जबकि मून पृथ्वी के पास में है। इसलिए मून का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल से अधिक होता है। यहाँ पर यही लाइन लिखी है, चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल सूर्य के ज्वार उत्पादक बल से अधिक होता है। क्यों होता है वो हमने समझ लिया, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के निकट स्थित है जबकि सूर्य दूर स्थित है। तो ये एकदम क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो ज्वार भाटा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो वो बनते हैं टाइम ऑफ टाइड से या फिर टाइप ऑफ टाइड। एक तो होता है ज्वार के प्रकार, एक है ज्वार का समय और एक है ज्वार के सिद्धांत। इन तीनों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं टाइम ऑफ टाइड, मतलब एक टाइड के बाद दूसरा टाइड आने में कितना समय लगता है। तो इसके लिए मैं पहले आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, उसके बाद हम ये देखने वाले हैं। तो आप इधर देखेंगे कि जैसे ये है सन और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है अर्थ, ये हो गई अर्थ, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है मून, ये लगा रहा है मान लो मून। तो मैं एक सीधा सा डायग्राम बनाता हूं जिसमें बनाता हूं अर्थ, पृथ्वी, और यहां पर मान लेते हैं हम ये स्थित है मून। तो मुझे ये बताएं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है 24 घंटे में। तो बताओ पृथ्वी मान लो यहाँ पर है, तो अगले 24 घंटे में पृथ्वी चक्कर लगाकर वापस कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर आने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा, 24 घंटे। और मान लो पहले मून यहाँ था, तो मून भी क्या करता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा भी क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो 24 घंटे में जैसे ही पृथ्वी चक्कर लगाकर यहाँ से यहाँ आ गई, तो बताओ चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए आगे जाएगा तो ऊपर की ओर जाएगा। अब चंद्रमा है वो 24 घंटे में मान लो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। जब चंद्रमा यहाँ पर आ गया तो पृथ्वी यहाँ पर है। अब उच्च टाइड आने के लिए क्या हो कि ये दोनों लगभग सिद्ध में आए, तभी तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा कार्य करेगा। लगे तो यहाँ भी गा, लेकिन ज्यादा कब कार्य करेगा, जब यहाँ से पृथ्वी यहाँ पर जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक पृथ्वी को जाने में टाइम लगेगा 52 मिनट। थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या? अगर नहीं समझ में आया तो वापस समझाता हूं। सबसे पहले देखें, जैसे ये हमारी है अर्थ, और अर्थ के यहां पर स्थित है मून। मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी मान लो पहली बार हाई टाइड आया है जब ये दोनों यहां पर पृथ्वी है और यहां पर मून है, ये एकदम सिद्ध में है, तब यहां पर हाई टाइड आया है। अब अगली 24 घंटे में पृथ्वी यहां से चक्कर लगा के वापस यहां पर आ जाएगी। पृथ्वी ने चक्कर लगाया और वापस यहां पर आ गई। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो लगाती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पृथ्वी चक्कर लगा के वापस यहां पर आ गई। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो 24 घंटे में मान लो चंद्रमा यहां पर आ गया, पृथ्वी वापस चक्कर लगा के यहां पर आ गई और चंद्रमा यहां पर आ गया आगे की तरफ। तो बताओ पहली बार जब यहां पर ये दोनों सिद्ध में थे तब आया, तो अगली बार जबर आने के लिए पृथ्वी को यहां पर जाना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक पृथ्वी को जाने में समय लगता है 52 मिनट।
तो अब मुझे बताएं कि पहली बार ज्वर आया था और उसके बाद अगला जो ज्वर आएगा उसमें कितना समय लगा। तो 24 घंटे तो यहाँ से यहाँ तक के हो गए और 52 मिनट ये। तो दो ज्वर के बीच का समय अंतराल कितना हुआ? 24 घंटे और 52 मिनट। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई तो आपको ज्वार का समय समझ में आ गया और बहुत जो क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। आप देखें ज्वार का समय, टाइम ऑफ टाइड, जो मैंने यहाँ पर समझा है ये इसमें लिखा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं। पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दैनिक गति के कारण दिन में 2 बार ज्वार की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार दोनों ज्वारों के मध्य 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो बताओ, जब पृथ्वी दैनिक गति करती है तो दिन में 2 बार ज्वार आता है, तो 2 बार ज्वार आएगा तो दोनों ज्वारों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 12 घंटे होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, परंतु ऐसा नहीं होता है क्योंकि 24 घंटे में जब पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है तब ज्वार केंद्र भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। परंतु इसी अवधि में चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ पर थोड़ा आगे निकल जाता है। अतः ज्वार बिंदु को चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। ये हमने देखा कि ये मानो यहाँ पर ज्वार आया है और यहाँ पर मून है। यहाँ पर ज्वार आया है तो अगला ज्वार जैसे पृथ्वी यहाँ पर घूमकर वापस आएगी तो यहाँ पर वापस ज्वार आ जाना चाहिए। इसका मतलब दोनों जो ज्वार हैं उनके बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? 24 घंटे। एक ज्वर यहाँ पर आ गया, उसके बाद वापस घूमकर यहाँ आ गया, तो दो ज्वरों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए? 24 घंटे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पृथ्वी जब यहाँ से घूमकर यहाँ पर आएगी तब चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है, और आगे निकल जाता है तो यहाँ पर जब पृथ्वी आएगी तब यहाँ पर वापस टाइड आएगा। तो इस अंतराल को पार करने में पृथ्वी को 52 मिनट लगते हैं। यहाँ पे लिखा है इसी अवधि में चंद्रमा अपने परिक्रमा पथ पर थोड़ा आगे निकल जाता है। अतः ज्वार बिंदु चंद्रमा के ठीक नीचे पहुंचने के लिए थोड़ी दूरी तय करनी पड़ती है। ये दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे तय करने में ज्वार केंद्र को 52 मिनट का समय लगता है। ये हमने समझ लिया है। इस प्रकार 24 घंटे 52 मिनट में 2 बार ज्वार आता है। तो हमने समझ लिया, यहाँ पर ज्वार बिंदु है, यहाँ पर वापस आ गया, तो उसके बाद चंद्रमा थोड़ा आगे निकल जाता है। यहाँ से दूरी तय करने में 52 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब दो ज्वार के बीच में समय अंतराल कितना है? 24 घंटे और 52 मिनट। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रत्येक दो जो उच्च ज्वर हैं उनके मध्य समय अंतराल कितना होता है? तो 24 घंटे और 52 मिनट। आगे पूछा है प्रत्येक बार ज्वार 12 घंटे और 26 मिनट के अंतराल पर आता है। तो ये तो हमने देखा ही है कि जब यहाँ पर ज्वर आएगा तो जब चंद्रमा इधर होगा तब भी ज्वर आएगा, इधर उच्च ज्वर आएगा और इधर निम्न ज्वर आएगा। तो इन दो ज्वर के बीच का अंतराल कितना होगा? 12 घंटे और 26 मिनट। और उच्च ज्वार के बीच का अंतर हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 24 घंटे और 52 मिनट। तो ये आपको याद रख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब आपका ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब देखते हैं ज्वार भाटा के प्रकार, टाइप ऑफ टाइड्स। तो मैंने कहा था कि 3 जगह से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहला है टाइम ऑफ टाइड, वो हमने देख लिया। अब देखते हैं टाइप ऑफ टाइड, मतलब ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। तो ज्वार भाटा के प्रकार हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे दीर्घ ज्वर है, लघु ज्वर है, मिश्रित ज्वर है, ऐसे इसके कुछ टाइप दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ ज्वर। दीर्घ ज्वर या इसको बोलते हैं हाई टाइड, और हाई टाइड को बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। ये नाम आपको याद रखना है, स्प्रिंग टाइड, हाई टाइड को बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन इसी नाम से आ जाता है। देखिए अब हाई टाइड की स्थिति कब बनेगी और लो टाइड की स्थिति कब बनेगी। तो हमने देख लिया कि जैसे ये अर्थ है और
मान लेते हैं इधर ही सन है और इधर ही मून है, तो ये जब दोनों सन के एक ही तरफ क्या होगा, मून भी होगा और अर्थ भी होगा, तब बनेगा हाई टाइड। देखें, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक रेखा में होते हैं, ये तीनों एक रेखा में होंगे, तब क्या बनेगा, मान लो इधर भी हो सकता है मून और इधर भी हो सकता है, ये स्थितियां बन सकती हैं दो। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को कहते हैं युति व्युति या सिजिकी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही रेखा में होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इस स्थिति को कहा जाता है युति व्युति या फिर सिजिकी। यहाँ से सीधा डायरेक्ट सवाल बनता है, ये लाइन लिखेगा आपको और पूछेगा कि इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो सिजिकी या फिर युति व्युति आपको याद रखना है। आगे लिखा है, अर्थात जब सूर्य तथा चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति या फिर कंजक्शन, ये वाली स्थिति कंजक्शन बनेगी। जिस तरफ सूर्य के एक ही तरफ चंद्रमा और उसी तरफ पृथ्वी हो तो उसे बोलते हैं कंजक्शन या युति। इसी को कहते हैं सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स या फिर अमावस्या या फिर न्यू मून कहते हैं। तो जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक ही तरफ होते हैं, एक ही रेखा में होते हैं तो उसे कहते हैं युति व्युति या फिर सिजिकी। तो सिजिकी की दो कंडीशन हो सकती हैं, सन के एक ही तरफ मून और अर्थ हो, या फिर सन के एक ही कंडीशन यहाँ पे बनेगी, या तो मून इन दोनों के बीच में आ जाए या फिर साइड में आ जाए। तो जब तीनों एक ही रेखा में होंगे तो उसे बोलेंगे युति व्युति या फिर सिजिकी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्प्रिंग टाइड या फिर हाई टाइड कैसे बनता है। तो स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड कब बनेगा, जब सन के एक ही तरफ हो मून और उसी तरफ हो अर्थ। ये रहा अपना सन, यहां पर सन के एक तरफ मून और उसी तरफ अर्थ हो तो इससे बनेगा स्प्रिंग टाइड। इसे कहा जाता है जब तीनों एक ही सिद्ध में होते हैं तो सिजिकी या युति व्युति, और जब दोनों एक ही तरफ हो तो बनेगा हाई टाइड, उच्च जवर। तो ये आपको डायग्राम दिख ही रहा है। अब नीप टाइड कब बनेगा, उच्च जवर, तो हमने देख लिया। अब नीप टाइड यानी लो टाइड कब बनेगा। अब देखो ये हाई टाइड क्यों बन रहा है, हाई टाइड इसलिए बन रहा है क्योंकि इधर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस जल को अपनी ओर खींच रहा है, उधर इधर मून का भी खींच रहा है, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक ही तरफ है, इसलिए ये उभार दोनों के कारण बन रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड या उच्च जबर। जबकि नीप टाइड में क्या होगा, देखो जैसे इधर पृथ्वी है तो पृथ्वी के एक तरफ समकोणिक स्थिति पे है सन, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इधर, और इसका इधर है मून चंद्रमा, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा इधर। तो इसीलिए इधर जो इनका परिणामी बल आएगा इधर, तो इसका जो ये जो बल्ज बनेगा ये बनेगा थोड़ा कम बनेगा, जबकि इसमें देखो बल्ज थोड़ा ज़्यादा बन रहा है और इसमें बल्ज कम बन रहा है। तो यहाँ पर जब एक ही रेखा में होंगे तो बनेगा स्प्रिंग टाइड या हाई टाइड, और समकोणिक की स्थिति में होंगे तब बनेगा नीप टाइड या फिर लो टाइड भी इसको बोल सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, अब सोलर इक्लिप्स है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में बनता है वो हमने पीछे देखा ही है। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम से और समझ लेते हैं। जब सूर्य और सूर्य के एक तरफ चंद्रमा और उसी तरफ पृथ्वी हो तो उससे बनता है सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स या कंजक्शन हमने देखा था। तो देखो यहाँ पर है सूर्य, ये हमारा है सन और ये हमारी है अर्थ, ये हमारी है अर्थ। अब सूर्य का जो प्रकाश है इन दोनों के बीच में आ जाता है मून यानी चंद्रमा। जब सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में आ जाता है चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इसे बोलते हैं
सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स के कारण होता क्या है कि सूर्य का जो प्रकाश पूरा आ रहा है वो पूरा इस पृथ्वी के इस भाग पर नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए यहां पर ये जो एरिया होगा ये बनेगा शैडो एरिया, SHADOW, मतलब यहां पर बनेगा छाया वाला क्षेत्र। यहां पर पृथ्वी के पूरे भाग पर अंधेरा छा जाएगा, बाकी जो पृथ्वी का भाग है वहां पर उजाला रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। चंद्रमा के कारण यहाँ पर सूर्य पर ग्रहण लग गया है, इसलिए इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण। आपने जनरली देखा भी होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस दिन पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, और उस दिन हम बोलते हैं ना कि सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो सूर्य ग्रहण होता क्यों है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है और उसके एक भाग पर छाया बनती है, इसीलिए इसे बोलते हैं सूर्य ग्रहण की स्थिति। ओके, अब यहाँ पर ये वाला जो एंगल है यहाँ पर तो बनेगा फुल शैडो, और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है इस पर बनेगा पार्शियल शैडो, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल अंधेरा होगा और यहाँ पर कम अंधेरा होगा। तो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे लिखा है शैडो और यहाँ पे लिखा है पेनुम्ब्रा। पेनुम्ब्रा को बोलते हैं पार्शियल शैडो। अगले वाले चित्र में दिखाता हूं मैं। तो सूर्य ग्रहण कब बनेगा, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो बनेगा सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। आगे देखते हैं। हाँ, सोलर इक्लिप्स का ये डायग्राम और लगा हुआ है, ये आप देखें। सूर्य ग्रहण ये आपको दिख रहा है, इसमें जैसे ये सन है और ये है अर्थ। अर्थ में आपको ये दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है और ये नॉर्थ अमेरिका है। अब इसमें इन दोनों के सन और अर्थ के बीच में आ गया मून। तो मून आ गया तो इधर से इस वाले एरिया पे तो प्रकाश है ही, लेकिन ये मून आ जाएगा तो पृथ्वी के इस वाले भाग पर क्या छा जाएगा, अंधेरा या डार्कनेस। ये जो शैडो एरिया बनेगा, शैडो, और यहां पर बनेगा पार्शियल शैडो, इसे बोलेंगे पार्शियल शैडो। तो ये हमने देख लिया। अब जहां पर इसका जो प्रकाश मिलेगा और एक प्लेट नुमा संरचना बनेगी, इसको बोलते हैं टोटल इक्लिप्स, मतलब यहां पर बिल्कुल अंधेरा होगा। और एक वाला ये वाला एरिया बनेगा जहां पर पार्शियल शैडो होगा, तो उसे बोलेंगे पार्शियल इक्लिप्स। तो ये आपको समझ में आ गया सूर्य ग्रहण। आगे हम देखते हैं, ये और देख लेते हैं। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं युति या फिर अपोजिशन कहते हैं। अभी सूर्य ग्रहण में क्या देखा हमने, जैसे ये सन थी और ये अर्थ थी, तो सन और अर्थ के बीच में क्या आ गया, मून। तो इससे क्या बन गया, सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, या फिर इसी को बोला था हमने कंजैक्शन। जबकि जब सन और इधर बना देता हूं मैं मून, तो ये सन है और ये मून है, इन दोनों के बीच में मान लो आ गई अर्थ। सन है और मून है, इन दोनों के बीच में आ जाती है अर्थ, तो इसे बोलते हैं वियुति या फिर अपोजिशन, या फिर इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, या फिर इसी को बोलते हैं मून इक्लिप्स। ये अभी दोनों एक साथ समझा दूंगा, आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसे कहते हैं वियुति या फिर चंद्र ग्रहण, या फिर मून इक्लिप्स, या फिर लोनर इक्लिप्स अथवा पूर्णिमा, फुल मून कहा जाता है। तो ये वाली स्थिति में आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर क्या है, सन है और यहाँ पर अर्थ है, तो सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसका जो पूरा जो प्रकाश है वो पूरी पृथ्वी पर पहुंचेगा। तो इस स्थिति में हमें सन है वो पूरा दिखाई देगा कि नहीं देगा, पृथ्वी पर खड़े लोग हैं वो पूरे सन को देख सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण या फिर पूर्णिमा। पूर्णिमा का मतलब फुल मून। फुल मून हमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इधर से देखो आप फुल मून दिखेगा, इधर से सूर्य की तरफ देखो पूरा दिखेगा। तो
फुल मून दिखेगा तो इसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण या फिर पूर्णिमा। जबकि इस वाली स्थिति में क्या होगा, इस वाली स्थिति में इधर सन है और इधर मून है। तो बताओ, इधर से प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है मून के ऊपर, तो इसका जो ये जो एरिया बनेगा सोलर इक्लिप्स वाला, बताओ पृथ्वी पर खड़े आदमी इस वाले एरिया को देख सकते हैं क्या? इसको नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि यहाँ पे तो शैडो एरिया है, मतलब प्रकाश आ ही नहीं रहा है, तो हमें मून पूरा दिखेगा ही नहीं, मून पूरा नहीं दिखेगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं सूर्य ग्रहण या फिर सोलर इक्लिप्स। अब दोनों में अंतर समझ में आया क्या? जब हमें फुल मून दिखेगा, इधर से लाइट आ रही है पृथ्वी पे, तो फुल मून दिखने में कोई समस्या नहीं होगी। तो फुल मून होता है उसे बोलते हैं चंद्र ग्रहण, या इसी को बोलते हैं अपोजिशन। तो आपको समझ में आया? अब इसको अपोजिशन क्यों बोलते हैं और इसको कंजक्शन क्यों बोलते हैं, शायद वो हमने देख लिया, वो वापस से बता देता हूं। जैसे ये है सन, इधर है मून और इधर है अर्थ। तो सन के एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अब अर्थ पे किधर लगेगा, तो ये इसके बल्ज को, उबार को इस तरफ खींचेगा, और ये भी इस तरफ और सन भी इस तरफ। तो ये एक ही तरफ इनका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसे बोलते हैं कंजक्शन। जबकि इस वाली स्थिति में जैसे ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है, अब सन के कारण अर्थ का उबार इस तरफ आएगा और मून के कारण इस तरफ आएगा, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपोजिशन या फिर वियुक्ति अवस्था। तो ये समझ में आ गया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति। आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं चंद्र ग्रहण। जैसे ये है अपना सन है, चंद्र ग्रहण बनता कब है? जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है मून यानी चंद्रमा। तो ये सन और ये, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है चंद्रमा, तो उस स्थिति में बनता है सूर्य ग्रहण। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है पृथ्वी, तो उस समय बनता है लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। तो देखें, इधर सूर्य है और इधर है मून है, तो सूर्य, सन और मून के बीच में आ गई है अर्थ। इसी अवस्था को बोलते हैं लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण। अब कैसे? जैसे सन का प्रकाश पूरा आ रहा है, तो बताओ मून को हम आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? फुल मून की स्थिति यहाँ पर बनी है कि नहीं बनी है? हम यहाँ पर फुल मून को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रकाश है, इसीलिए इसे कहते हैं फुल मून या फिर लूनर इक्लिप्स या फिर मून इक्लिप्स इसी को बोलते हैं, या फिर इसको अपोजिशन स्थिति भी बोलते हैं। ये हमने समझ लिया है, अपोजिशन, कंजक्शन, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, सारी टर्म्स क्या होती हैं। तो ये आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब एक दोनों का समेकित यहाँ पर चित्र लगा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब सन और अर्थ के बीच में आ जाएगा मून। ये इधर अपना सन है और ये है अर्थ, तो सन और अर्थ के बीच में आ गया मून। तो एक एरिया तो यहाँ पर हमने समझ लिया था पहले ही, एक तो फुल शैडो बनेगा, ये वाला एरिया फुल शैडो और ये वाला एरिया पार्शियल शैडो। तो इसे ही बोलते हैं सूर्य ग्रहण या सोलर इक्लिप्स। जबकि लूनर इक्लिप्स में क्या होता है? सन और मून के बीच में आ जाती है अर्थ। ये है अपनी अर्थ और ये आ गया मून। तो लूनर इक्लिप्स बनता है जब सन और मून के बीच में आ जाती है अर्थ। तो ये है अपनी अर्थ, ये है मून। तो सन और मून के बीच में आ गई है अर्थ। इससे कोई भी, इस तरफ कोई भी शैडो एरिया नहीं बनेगा, जबकि इस तरफ शैडो एरिया बनेगा, वो हमने देख लिया। इसमें फुल मून की स्थिति बनती है, इसलिए इसे कहते हैं लूनर इक्लिप्स। इसमें फुल मून की स्थिति नहीं बनती है, पार्शियल मून की स्थिति बनती है, इसलिए इसे कहते हैं सोलर इक्लिप्स। इसे कहते हैं कंजक्शन, इसे कहते हैं अपोजिशन। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे हम चलते हैं। पृथ्वी, हाँ आगे देखते हैं।
जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोण स्थिति में होते हैं तो उसे समकोणिक स्थिति या क्वाड्रेट कहते हैं। जैसे ये है सन, ये है अर्थ और अर्थ के इधर है मून, तो ये हो गई समकोणिक स्थिति। या फिर हो सकता है मून यहाँ पर हो तो ये भी हो जाती है समकोणिक स्थिति। ये लाइन यही बोल रही है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं तो उसे क्वाड्रेट कहते हैं। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति के कारण चंद्रमा तथा सूर्य के आकर्षण बल साथ मिलकर काम करते हैं, जिस कारण उच्च ज्वर अनुभव किया जाता है। तो अब इसकी सारी स्थितियां मैं आगे समझा देता हूं, उच्च ज्वर कब बनेगा और निम्न ज्वर कब बनेगा। तो एक बार इसमें मैं चित्र बना के बताता हूं, फिर आपको आगे चित्र में दिखाता हूं। जैसे यह है अपना सन, ये है अर्थ और इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है मून। तो मून यहाँ पर आ सकता है, मून यहाँ पर आ सकता है, मून यहाँ पर भी आ सकता है और मून यहाँ पर भी आ सकता है। ये ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी के चारों ओर। तो जब एक सिद्ध में होंगे सन, अर्थ और मून तो इस स्थिति में बनेगा हाई टाइड, और जब समकोणिक स्थिति में होंगे तो बनेगा लो टाइड। तो इस स्थिति में और इस स्थिति में लो टाइड, इस स्थिति और इस स्थिति में बनेगा हाई टाइड। ये लाइनें यही बोल रही हैं। आगे हम ये दिखा देते हैं आपको चित्र में। तो जैसे ये अपनी अर्थ हो गई और इसके एक तरफ मान लो उधर सन है और इधर है मून। तो सन, मून और अर्थ तीनों एक सिद्ध में यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर बनेगा हाई टाइड। अब जब घूमता हुआ आ जाएगा इसके ऊपर तो समकोणिक स्थिति, यहाँ पर बनेगा लो टाइड, और उस इधर आ जाएगा तो भी हाई टाइड और नीचे आ जाएगा तो वापस लो टाइड। तो लो टाइड के अंदर आप इसका जो उबार देख सकते हैं कम है और हाई टाइड के अंदर उबार ज़्यादा है। तो ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। हाँ, अब हमने देखा कि किस तरीके से एक बार ये चारों स्थितियां बनती हैं। जैसे ये सन है, ये अर्थ है और ये मून है। तो मून यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है। तो बताओ ये चार स्थितियां बनी हैं कि नहीं बनी हैं। तो मान लो कि सबसे पहले मून यहाँ पर है, तो मून यहाँ है, तीनों एक सिद्ध में है तो बनेगा हाई टाइड। अगली जो स्थिति में यहाँ पर है, 2 नंबर स्थिति ये है, तो यहाँ पर बनेगा लो टाइड, उसके बाद हाई टाइड, उसके बाद लो टाइड। तो प्रथम स्थिति में हाई टाइड बन रहा है तो द्वितीय स्थिति में लो टाइड बनेगा। यहाँ पर देखो जैसे फर्स्ट क्वार्टर है, तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर मान लो नीप टाइड बन गया है, तो थर्ड क्वार्टर के अंदर भी क्या बनेगा, नीप टाइड बनेगा। ये हमने देख लिया। ये अल्टरनेट बनेंगे, पहले हाई टाइड, उसके बाद लो टाइड, उसके बाद हाई टाइड। यदि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नीप टाइड बन रहा है तो थर्ड क्वार्टर में नीप टाइड बनेगा, और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर हाई टाइड बन रहा है तो थर्ड क्वार्टर के अंदर हाई टाइड बनेगा। तो ये समझ में आ गया, दोनों अल्टरनेट क्रम में बनते हैं। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है? तो नीप टाइड वैसे तो हमने समझ लिया, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोणिक स्थिति में होंगे तो बनेगा नीप टाइड। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा समकोणिक स्थिति में होते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य, चंद्रमा के ज्वार उत्पादक बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण सामान्य ज्वर से भी नीचा ज्वर आता है, जिसे लघु ज्वर कहा जाता है। जैसे सन है और ये अर्थ है और यहाँ पे मून आ गया, तो ये तीनों की समकोणिक स्थिति बन गई। और ऐसा होता कब है? प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को होता है। एक बार तो कृष्ण पक्ष में आएगा यहाँ पर और एक बार शुक्ल पक्ष में आएगा। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी होगी प्रत्येक मास की, उस स्थिति में नीप टाइड बनेगा। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया। आगे देखते हैं। ये नीप टाइड हमने पहले देख ही लिया था कैसे बनता है। समकोणिक स्थिति है सूर्य की चंद्रमा के साथ, तो नीप टाइड बन गया। आगे देखते हैं। अब उच्च टाइड, हाई टाइड और लो टाइड के बीच में जो
रेंज होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्प्रिंग टाइडल रेंज। ये हम आगे वापस से भी देखेंगे। आगे हम छोटे छोटे टॉपिक और देख लेते हैं। अपभू तथा उपभू, एपोजी तथा पेरिजी क्या है? तो ये भी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको पहले मैं समझा देता हूं। जैसे ये सन है और सन के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये अर्थ चक्कर लगा रही है। तो इसमें आपको पता है कि पृथ्वी की जो आकृति है वो है जियोइड या अंडाकार, गोलाकार नहीं है। तो इसके चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और एक स्थिति यहाँ पर ऐसी आती है जहां ये सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। तो जहां पर सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे बोलते हैं एपोजी, और जहां पर सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होते हैं उसे बोलते हैं पेरिजी। तो यही बात ये बोल रहा है। एपोजी को हिंदी में बोलते हैं अपभू और पेरिजी को बोलते हैं उपभू। यहां पर क्या लिखा है? जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तब उसे उपभू, तथा जब पृथ्वी अधिकतम दूरी पर होता है तब उसे बोलते हैं एपोजी। तो ये हमने किसका देखा है? सन और अर्थ का देखा है। क्या देखा है? पेरिजी और एपोजी। तो सॉरी, इसको एपोजी और पेरिजी नहीं बोलते हैं, दोनों कंसेप्ट में थोड़ा सा ऐसा है। जैसे सन है और सन के एक दूरी पे मून आएगा और एक पे ऐसे है। जब मून सन के न्यूनतम दूरी पे होगा तो उसे बोलते हैं पेरिजी, और अधिकतम दूरी पे होगा तो उसे बोलते हैं एपोजी। मतलब जब सूर्य और चंद्रमा निकटतम दूरी पे होंगे तो उसे बोलते हैं उपभू, और सूर्य और चंद्रमा अधिकतम दूरी पे होंगे तो उसे बोलते हैं अपभू। ऐसी स्थिति और बनती है किसके साथ? पृथ्वी के साथ। वो भी हम देख लेंगे इसी के साथ। जैसे ये अपना सन है और सन से अर्थ एक स्थिति ऐसी आती है कि न्यूनतम दूरी पर होती है, और एक स्थिति ऐसी होती है अधिकतम दूरी पर होती है। तो न्यूनतम दूरी होती है उसे बोलते हैं उपसौर, और अधिकतम दूरी होती है उसे बोलते हैं अपसौर। तो अपसौर और उपसौर है वो सन और अर्थ के संदर्भ में यूज किया जाता है, जबकि अपभू और उपभू सूर्य और चंद्रमा के संदर्भ में यूज किया जाता है। तो अब इसको पढ़ें। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है तो उसे उपभू या पेरिजी, जब चंद्रमा सूर्य के निकटतम दूरी पर होता है तो उसे पेरिजी या उपभू कहा जाता है। जब पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे एपोजी स्थिति कहा जाता है। जब मून सन से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे अपभू या फिर एपोजी कहा जाता है। ठीक है, आगे अपसौर और उपसौर भी देख लेते हैं। हाँ, ये रहा अपसौर और उपसौर। तो अपसौर और उपसौर किस संदर्भ में यूज किया जाता है? सन और अर्थ। अगर पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर है तो उसे बोलते हैं उपसौर यानी पेरिहीलियन, तो इसे बोलते हैं उपसौर। अर्थ है वो सूर्य से निकटतम दूरी पर है, जबकि अर्थ सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर या फिर एपीहीलियन। अब अपसौर कब बनता है? अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, जबकि उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। यह भी आपको याद रखना है। इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। अपसौर तथा उपसौर। पृथ्वी सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की अधिकतम दूरी होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर या एपीहीलियन। अपसौर बोलते हैं, और अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। जबकि पृथ्वी तथा सूर्य के निकट दूरी पर होती है तो उसे बोलते हैं उपसौर या फिर पेरिहीलियन,
और पेरीहीलियन की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को हमने देख लिया, जबकि उपसौर की स्थिति बनती है यानी पेरीहीलियन की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। तो ये दोनों उपभू तथा अपभू, उपसौर तथा उपसौर, ये दोनों समझ में आ गए। अपभू तथा उपभू पृथ्वी तथा चंद्रमा के संदर्भ में काम में लिया जाता है, जबकि अपसौर तथा उपसौर पृथ्वी तथा सूर्य के संदर्भ में आने वाली टर्म्स हैं। अपसौर है वो 4 जुलाई को, जबकि उपसौर होता है 3 जनवरी को। ये याद रखने हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं एपीहीलियन और पेरीहीलियन। तो ये सूर्य और ये है पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है तो उसे बोलते हैं अपसौर या फिर एपीहीलियन, और ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी वो होती है पेरीहीलियन या फिर उपसौर, और ये स्थिति बनती है 3 जनवरी को। ओके, आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं हम डेली टाइड या दैनिक ज्वार। दैनिक ज्वार का मतलब है कि एक दिन में किसी स्थान पर एक बार उच्च ज्वार आता है। किसी स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार तथा एक बाटा को दैनिक ज्वार बाटा कहते हैं। यह ज्वार बाटा प्रतिदिन 52 मिनट की देरी से आता है। ये हमने देख लिया था। जैसे ये अर्थ है और अर्थ जैसे ही वापस 24 घंटे में यहाँ पर चक्कर लगा के आएगी तो मून है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक जाने में 52 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। इसका मतलब एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार आने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे और 52 मिनट। यही है दैनिक ज्वार जो हमने देख लिया था। आगे चलते हैं। सेमी डेली टाइड यानी अर्धदैनिक ज्वार। जब किसी स्थान पर प्रत्येक दिन में 2 बार ज्वार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। यदि एक दिन में 2 उच्च ज्वार आते हैं तो उसे कहते हैं अर्धदैनिक ज्वार। आगे देखते हैं। प्रत्येक ज्वार 12 घंटे 26 मिनट बाद आता है। तो दैनिक ज्वार का टाइम था वो था 24 घंटे और 52 मिनट। अर्धदैनिक ज्वार का टाइम कितना हो जाएगा? इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12 घंटे और 26 मिनट। तो यही इसमें लिखा है। अब इसमें लिखा है दोनों ज्वारों की ऊंचाई तथा दोनों बाटाओं की निचाई समान होती है। तो जल ऊपर जाता है और नीचे आता है, उसकी जो ऊंचाई होती है वो समान होती है। आगे देखते हैं मिश्रित ज्वार। तो हमने देखा डेली ज्वार और सेमी डेली ज्वार। दैनिक ज्वार और अर्धदैनिक ज्वार में ज्वार तथा बाटा की जो ऊंचाई तथा गहराई होती है वो समान होती है, जबकि मिश्रित ज्वार में असमान होती है। ये इनमें अंतर है। मिश्रित ज्वार मिक्स्ड टाइड, किसी स्थान में आने वाले असमान अर्धदैनिक ज्वार। कभी जल यहाँ तक जाएगा, कभी यहाँ तक जाएगा, कभी यहाँ तक जाएगा। तो मतलब जो ज्वार आएगा और जो बाटा आएगा उनकी ऊंचाई में अंतर होगा, मिश्रित ज्वार कहते हैं। अर्थात दिन में 2 ज्वार आते हैं परंतु दोनों ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की अपेक्षा कम, एक बाटा की निचाई दूसरे की अपेक्षा कम होती है। तो ये समझ में आ गया मिक्स्ड टाइड। आगे देखते हैं। अब देखते हैं ज्वार बाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ज्वार बाटा की उत्पत्ति से संबंधित है वो 2 मॉडल यहाँ पर दिए जाते हैं। एक है ज्वारों का संतुलन मॉडल या बैलेंस मॉडल, और एक होता है ज्वारों का गतिशील या डायनेमिक मॉडल। इन दोनों में अंतर क्या है? उपरोक्त दोनों में एक मूलभूत अंतर चंद्र ज्वार बल्ज के गतिशील होने या न होने से संबंधित है। जो बल्ज बनता है वो गतिशील है या नहीं है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार के मॉडल दिए गए हैं। संतुलन मॉडल में यह कहा गया है कि पृथ्वी की सतह पर महासागरीय जल की अविच्छिन्न सतह है। अब देख लेते हैं आगे। जल की गहराई भी असीमित है तथा घूर्णन करती हुई पृथ्वी के साथ ज्वारीय बल्ज में गति नहीं होती है। तो किस आधार पर दिए गए हैं कि जो बल्ज बनता है पृथ्वी पे वो स्थिर होता है या गतिशील होता है? अब कोई बोलेगा कि सर गति क्यों करेगा? तो पृथ्वी जब गति करेगी तो बताओ उस ज्वार में थोड़ी सी हलचल हो सकती है कि नहीं हो सकती? उसी आधार पर ये 2 मॉडल दिए गए हैं।
बल्ज है गति नहीं होती है। गतिक मॉडल में यह माना गया है कि पृथ्वी की सतह स्थलीय एवं महासागरीय दोनों होती हैं तथा ज्वारीय बल्ज रोटेटरी तरंग की तरह गतिशील होते हैं। पृथ्वी पे जो बल्ज बनता है, ये जो बल्ज बनता है ये गति, इसमें गति होती है या नहीं होती है। इसी आधार पर दो प्रकार के मॉडल दिए गए हैं, एक गतिक मॉडल और एक संतुलन मॉडल। इन्हीं मॉडलों पर ज्वारों की उत्पत्ति अधिकांश सिद्धांत आधारित हैं। तो संतुलन मॉडल तो ये मानता है कि इस बल्ज में गति नहीं होती है, जबकि गतिशील मॉडल ये मानता है कि इस बल्ज में गति होती है। इसी आधार पर अधिकांश नियम आधारित हैं। आगे देखते हैं इन सिद्धांतों में कौन कौन से सिद्धांतों को आप शामिल करते हैं, वो एकदम महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो सिद्धांत दिया था न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, 1687 में न्यूटन का संतुलित सिद्धांत दिया गया था। तो ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति से संबंधित सबसे पहला सिद्धांत न्यूटन का संतुलन सिद्धांत 1687 में दिया गया था, महत्वपूर्ण है। लाप्लास का गतिक सिद्धांत 1755 में, विलियम हेवेल का परगामी तरंग सिद्धांत 1833 में इंपॉर्टेंट है, जीबी एरी का नहर सिद्धांत 1842 में और आर हैरिस का स्थायी तरंग सिद्धांत 1904 में। तो आपको ऐसे कैसे याद रखें, अगर आपको डेट इनमें पूछी नहीं जाती है जनरली, फिर भी इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो आप याद रखें पहले न्यूटन का संतुलन सिद्धांत आया, उसके बाद लाप्लास का गतिशील सिद्धांत आया, उसके बाद विलियम हेवेल का परगामी तरंग सिद्धांत आया, उसके बाद एरी का नहर सिद्धांत आया और उसके बाद हैरिस का स्थायी तरंग सिद्धांत आया। तो ये थे ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं दो तीन छोटे छोटे टॉपिक, उसके बाद में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज्वारीय प्रवाह या टाइडल रेंज, उच्च ज्वर और निम्न ज्वर के बीच समुद्र के जल स्तर में औसत अंतर को ज्वारीय सीमा कहा जाता है। ये हमने पहले देख भी लिया था, डायग्राम लगा हुआ था टाइडल रेंज का, कि समुद्र में उच्च ज्वर और निम्न ज्वर के बीच का जो जल स्तर है उसमें अंतर को कहते हैं ज्वारीय सीमा। आगे हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेते हैं, यह आपको सीधा याद ही रख लेना है। चंद्रमा की ज्वार उत्पादन क्षमता सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक है, तो याद रख लेना है, महत्वपूर्ण है। यहां से नेट में क्वेश्चन सीधे आ रखे हैं। अब एक फैक्ट और है, जो इस बार नेट का एग्जाम हुआ था जून 2023 में, उसमें ये सीधी लाइन आई थी, विश्व में सर्वाधिक ऊंचे ज्वर उत्तरी अमेरिका के पूर्वी किनारे पर स्थित फंडी की खाड़ी उत्तरी अटलांटिक महासागर में आते हैं। क्वेश्चन यही था कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचे ज्वर कहां पर आते हैं, और ऑप्शन था फंडी की खाड़ी, तो सीधा उत्तर लगाना था। यूजीसी नेट जून 2023 में ये क्वेश्चन आया है। इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ हैम्पटन की खाड़ी में प्रतिदिन 4 बार ज्वर आते हैं। यहाँ पर सागरीय लहरों में 2 बार इंग्लिश चैनल से तथा 2 बार उत्तरी सागर से भिन्न भिन्न समयांतराल पर पहुँचती हैं। तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वर आता है फंडी की खाड़ी में, और विश्व में सर्वाधिक ज्वर आते हैं इंग्लैंड में, साउथ हैम्पटन की खाड़ी है वहाँ पर। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 मिनट। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखें, विशेष रूप से अमावस्या और पूर्णमासी के समय आसपास होने वाले उच्च एवं निम्न ज्वर को क्या कहा जाता है? वृहत्तर ज्वर, लघुत्तम ज्वर, महाज्वर और अवपाती ज्वर। तो बताओ अमावस्या और पूर्णमासी के समय जो ज्वर बनेगा वो कौन सा बनेगा? अमावस्या और पूर्णमासी के समय कौन से ज्वर बनते हैं? वृहत्तर ज्वर। उत्तर नंबर ए इसका सही होगा, जून 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक स्थान पर शायद 6 बजे ज्वार आता है तो अगला ज्वार कब आएगा? तो हमने पढ़ा था कि मान लो ये अर्थ है और यहाँ पर मून है। पहला जो ज्वार मान लो यहाँ पर आ रहा है 6 बजे, तो अगला ज्वार कब आएगा? जब पृथ्वी यहाँ से घूमकर यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। इसमें आने में कितना समय लगा? 24 घंटे। और पृथ्वी यहाँ आ गई तो मून गति करके यहाँ आ जाएगा, तो इसको पृथ्वी को यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा? 52 मिनट। 52 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना टाइम लगा टोटल? 24 घंटे और 52 मिनट।
ये पूछ रहा है कि पहले दिन 6 बजे ज्वार आया तो अगले दिन कितने बजे आएगा। बताओ अगले दिन कब आएगा ज्वार? 24 घंटे और 52 मिनट के बाद में। तो बताओ अगले 6:52 पे अगले दिन ज्वार आएगा कि नहीं आएगा। तो पहले दिन 6 बजे ज्वार आया है तो अगले दिन कितनी 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आएगा, मतलब अगले दिन 6:52 पर ज्वार आएगा। उत्तर अपना कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन देखें, अगले दिन 13 AM पर नहीं, अगले दिन 6:26 पर नहीं होगा, अगले दिन 12:39 पर नहीं होगा और अगले दिन 6:52 PM पर। तो ये वाला उत्तर हो जाएगा। यूजीसी नेट 2013 में पूछा गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट पेपर जून 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है वो आप पढ़ें। उच्च ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच जल स्तर में औसत अंतर को क्या कहा जाता है? हमने पढ़ा था टाइडल रेंज, ज्वारीय रेंज। उत्तर सी इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे लिखा है प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स का प्रतिपादन किसने किया था? बताओ किसने किया था? हमने देखे ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत देखे तो उनमें हमने देखा था पहला सिद्धांत न्यूटन का संतुलन सिद्धांत, दूसरा था लाप्लास का गतिक सिद्धांत, तीसरा था विलियम हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत और अगला था एरी का नहरी सिद्धांत। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी किसने दी थी? अभी मैंने बोल भी दिया है, आंसर बताएं। तो ये है विलियम हेवेल का प्रगामी तरंग सिद्धांत। इसके अलावा सिद्धांत हैरिस ने दिया था स्थिर सिद्धांत, स्थिर प्रगामी सिद्धांत। इसमें पूछा कौन सा है? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, ये दी थी विलियम हेवेल ने। तो उत्तर इसका भी एकदम राइट आंसर होगा। इसके अलावा डार्विन ने क्या दिया था? डार्विन ने कोरल रीफ से संबंधित सिद्धांत दिया था, हमने देखा भी था डार्विन का आउटलाइन सिद्धांत। डेली ने दिया था प्रवाल भित्तियों से संबंधित उत्पत्ति का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। इससे पहले हमने जो कोरल रीफ का टॉपिक पढ़ा था इसमें ये हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके कमेंट बॉक्स में वो पिन कर देंगे, आपको देखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं तो उस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये हमने देखा भी था। तो यहाँ पर जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी, ये हो गया सन, सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। ये सन है, ये मून है और इधर अर्थ है। ये ऐसे बोल रहा है जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर उत्तर होना चाहिए सीजी की, और ये वाली स्थिति कंजक्शन की स्थिति भी बनती है तो उत्तर ये भी होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सभी ज्वारों के लिए सर्वाधिक संचलन के लिए उत्तरदायी है? तो हमने पढ़ा था कि संचलन के लिए गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है, महासागर का आकार, महाद्वीपों की आकृति, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, उतार। तो उत्तर नंबर सी इसका एकदम राइट आंसर होगा। यूजीसी नेट नवंबर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है? ये क्वेश्चन देखो यूजीसी नेट जुलाई 2016 में पूछा गया है, उसके बाद जून 2023 में जो अभी हुआ है उसमें वापस पूछ लिया गया है। इसका उत्तर होगा फंडी की खाड़ी। कहाँ स्थित है? कनाडा के पास, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व में सर्वाधिक ज्वार कहाँ पर आते हैं? तो आते हैं साउथ हैम्पटन की खाड़ी। आपको याद रखना है, हो सकता है अगली बार वही क्वेश्चन आ जाए। अगला जो क्वेश्चन है
ये है पृथ्वी पर आने वाले ज्वार का अधिकतम प्रतिशत सूर्य की तुलना में चंद्रमा उत्पन्न करता है। ये बिल्कुल सही है, हमने देख लिया। आगे लिखा है चंद्रमा की तुलना में सूर्य पृथ्वी के ज़्यादा समीप है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चंद्रमा ज़्यादा समीप है पृथ्वी के, तो इसीलिए ये वाला गलत है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ए सही है जबकि आर गलत है। ए सही है जबकि आर गलत है। उत्तर सी हो जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट नवंबर 2017 में। आगे देखते हैं, किसी स्थान पर उच्च ज्वर के 2 चक्कर पूर्ण करने में कुल कितनी समयावधि की आवश्यकता होगी? तो हमने देखा कि जैसे ये अर्थ है और ये मून है, तो 2 चक्कर पूरे करने हैं। मान लो पहली बार ज्वार यहाँ पर आया है, तो अगली बार जब पृथ्वी यहाँ पर पहुँचेगी तो मून यहाँ पर पहुँच जाएगा। मून यहाँ पर पहुँच जाएगा तो ज्वार उत्पादन के लिए पृथ्वी को यहाँ तक ये अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी, और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? 52 मिनट। तो पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा? 24 घंटा। और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा? 52 मिनट। तो 2 टाइड आने में कितना समय लगेगा? 24 घंटे और 52 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? 24 घंटे से अधिक, एक ही ऑप्शन है। आंसर डी हो जाएगा। यूजीसी नेट दिसंबर जून 2021 में पूछा गया है। आगे हम देखते हैं, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं और इनको मैच करना है। सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान कीजिए। यूजीसी नेट दिसंबर 2020 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? ज्वारों के सिद्धांत एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ दिए गए उनके प्रतिपादक। पहला है साम्य सिद्धांत, किसने दिया था? न्यूटन ने। दूसरा गतिशील सिद्धांत लाप्लास ने। प्रगामी तरंग सिद्धांत हेवेल ने, और अप्रगामी तरंग सिद्धांत हैरिस ने। तो आप मैच कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4। उत्तर नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वर्ष 1687 में ज्वार भाटा तथा चांद और सूर्य के ज्वार उत्पादक पैदा करने वाले बल की पहली बार तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत की थी? तो सबसे पहले ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? 1687 के अंदर दिया था न्यूटन ने। उत्तर नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सबसे पहले ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिया था न्यूटन ने 1687 में, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का संतुलन सिद्धांत। तो उत्तर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूजीसी नेट दिसंबर 2019 में। तो ये थे दोस्तों ज्वार भाटा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य। एग्जामों में पूछे जाने वाले जो अधिकांश क्वेश्चन है, इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो इसी वीडियो को अगर आपको कम समझ में आया तो एक बार वापस से देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।